Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur and today's topic is national income and its related aggregates. In this topic, we are going to cover the contents national income, meaning of factor income, normal residents versus non-resident of India, domestic and national concept, gross and net concept, market price versus factor cost, current and constant prices, aggregates related to national income, nominal and real GDP, welfare and GDP, and the limitation of welfare and GDP concept. Let's start with the topic. National income is the money value of all goods and services produced in a country during a year, according to Keynes. Keynes एक इकोनॉमिस्ट है जिसने इकोनॉमिक थ्योरीज काफी दी हैं, जिसमें उसने बोला है कि नेशनल इनकम क्या चीज है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक देश में प्रोड्यूस की जा रही हैं उसकी मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जो भी गुड्स सर्विसेज देश में प्रोड्यूस होंगी उसकी मनी वैल्यू जो है उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम. National income is the money value of all final goods and services produced by a country during a period of 1 year. अब हमें ध्यान में रखना है, we have intermediate goods, consumption goods, capital goods, final goods. Final goods पे concentrate करना है. Intermediate goods will not be part of national income. अगर वो होगी तो value addition method के साथ होगी. So अगर हम national income में value addition method use करेंगे तो हम इंटरमीडिएट गुड को फाइनल गुड में बनने के ड्यूरेशन में जो भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन नेशनल इनकम को सिंपली हम बोल देते हैं मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सिंस दीज गुड्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड देम टुगेदर. हर गुड की मेजरमेंट वैल्यू अलग होती है. इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन सम लिक्विड फॉर्म ऑफ गुड, लाइक अगर हम कुछ केमिकल की बात करें वो लीटर्स में होगा, मिल्क जो हम कंज्यूम करते हैं वो लीटर्स में होता है, लेकिन क्लोथ की बात करेंगे वो मीटर्स में होगा. सो हाउ कैन वी ऐड दीज गुड्स टुगेदर? सबके मेजरमेंट यूनिट अलग हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले उन्हें मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, उनका मेजरिंग यूनिट सेम कर लेते हैं, मीन्स के प्राइस देख लेते हैं उनका. Thus we cannot state national income is so many millions of meters of clothes. Therefore there is no way except to reduce them to a common measure. This common measure is मनी. दीज डेज आजकल बाटर सिस्टम तो है नहीं, वी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मनी हमारा कॉमन मेजर आ जाता है. अब मॉनेटरी वैल्यू को लेकर ही हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं. नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. अब एक साल फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं अगर हम, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च. तो टोटल एक साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की गई उनकी मॉनेटरी वैल्यू को टोटल कर लो तो नेशनल इनकम काउंट हो गई. अगर हम गुड्स सर्विसेज को नहीं ध्यान में रखते, वी टेक इनटू कंसिडरेशन फैक्टर इनकम्स. फैक्टर इनकम्स एज डिस्कस्ड इन लास्ट चैप्टर, जिसमें हमने बोला कि फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग उन्हें सर्विसेज के अगेंस्ट जो इनकम मिलेगी लैंड लेबर कैपिटल को, जो है वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट, इन सभी को अगर हम क्लब कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, लेकिन वो किसकी इनकम होनी चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम होनी चाहिए. अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है एंड नॉन नॉर्मल कौन होंगे, वी विल डिस्कस इन विद इन अ फ्यू मिनट्स. तो फैक्टर इनकम सभी की, नॉर्मल रेजिडेंट की अगर क्लब कर लेंगे तो वी हैव नेशनल इनकम. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम नेशनल इनकम को एक्सप्रेस करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में. एक साल की काउंट करेंगे, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की काउंट करेंगे, और वो क्या होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री व्हाइल वर्किंग बोथ विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर. हमारे देश के रेजिडेंट इंडियंस, चाहे वो देश में काम कर रहे हैं, देश के बाहर जाकर काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी टेक इनटू कंसिडरेशन अ कंपनी, जैसे टाटा है, उसकी रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुई है, लेकिन वो कंपनी बाहर भी ब्रांचेस हैं उसकी, वहां भी काम कर रही है, गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वहां पे जो इनकम अर्न करेगी वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा. नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं लेकिन न्यू गुड्स की बात करते हैं. जो भी न्यू गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी. कोई सेकेंड हैंड गुड्स है जो ऑलरेडी बनी थी, जब उस टाइम पे उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया गया था, उसे
इस करंट ईयर की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। इट एक्सक्लूड्स इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग, दीज डू नॉट मेक पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ये नेशनल वेलफेयर में भी नहीं आती है, और नो डाउट दीज आर पार्ट ऑफ ब्लैक इकोनॉमी, जिसको लीगली हम क्या नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के सामने नहीं रखते हैं और उसके ऊपर टैक्स भी पे नहीं करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स सब क्या हैं? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स जो दी जा रही है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्कॉलरशिप अगर स्टूडेंट को देती है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। स्टूडेंट उसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, या ओल्ड एज बंदा कोई काम करके कोई पेंशन नहीं ले रहा, घर बैठे ही गवर्नमेंट उसके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रही है। सो दीज आर ट्रांसफर पेमेंट, तो इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट आर दोज अर्निंग्स फॉर विच नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इससे गुड एंड सर्विसेज ना प्रोड्यूस हो रही है, ना कोई फ्लो चल रहा है, वन साइडेड ही है ये चीज। गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा डाल दिया, दैट्स इट। आपने उसके रिगार्डिंग कोई चीज उसको नहीं पे की, गवर्नमेंट को कुछ दिया नहीं, कोई सर्विसेज नहीं दी, कोई प्रोडक्ट नहीं दिया, सो वी कॉल इट ट्रांसफर पेमेंट। ये सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं बनती है। इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट अर्नड बट रिसीव्ड ओनली। ये रिसीव कर ली जाती है लेकिन अर्न नहीं होती है। आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट या कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से आप अर्न कर रहे हो उससे। लाइक जो हम सैलरी लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड सर्विसेज फर्स्ट, फिर हमें क्या होती है, हमारी इनकम अर्न होती है। बट दीज आर नॉट अर्निंग्स, दीज आर अनअर्न्ड इनकम्स, दीज आर रिसीव्ड ओनली। These are received without doing or producing any commodity और सर्विस, ना कोई सर्विसेज दी ना कोई कम्युनिटी प्रोड्यूस की। आई होप नेशनल इनकम आपको क्लियर होगा कि जिसमें हम क्या देखेंगे, एंड फाइनेंशियल ईयर देखा, एक अकाउंटिंग पीरियड लिया हमने 1 साल का, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ली, मॉनेटरी वैल्यू ली, ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया। अगर हम फैक्टर इनकम्स की बात करते हैं तो उस केस में हम जितने भी हमारे रेजिडेंट हैं इंडियन के, चाहे वो देश में काम कर रहे हैं, देश के बाहर काम कर रहे हैं, गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस सब टोटल को हम लेकर चलते हैं। लेकिन इसमें हम ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे, फैक्टर्स पेमेंट ही इंक्लूड करेंगे रेजिडेंट की विद इन अ ईयर। अब इसका बेनिफिट क्या है नेशनल इनकम का? विद नेशनल इनकम वी नो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक स्टैंडिंग है क्या देश में? अगर तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स वी आर कंट्री इज प्रोस्परिंग, हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर नेशनल इनकम कम हो रही है, इट मीन्स हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सो इकोनॉमिक स्टैंडिंग हम कंपनी की प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम कंसेप्ट। इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी कैन बी मेजर्ड विद नेशनल इनकम। जैसे जैसे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, वी अज्यूम दैट गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द रेजिडेंट। तो हम ये कंसेप्ट मान के चलते हैं कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है, देश में वेलफेयर भी बढ़ती है, बिकॉज पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी उससे, और उससे क्या बेनिफिट होगा, उनकी वेलफेयर इंक्रीज होगी। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल जाता है देश में रेजिडेंट्स का क्या है। जैसे इनकम इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, इनकम ज्यादा है, द कमोडिटीज जो नेसेसिटीज हैं, कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, वो असेसिबल होंगी इजीली उनके लिए, बिकॉज उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या होगी, उनकी ग्रोथ होगी और साथ में उनकी वेलफेयर होगी। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी कैन गेट टू नो अबाउट द ऑफ द रेजिडेंट विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। देश की जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, स्पीडीली हो रही है या स्लो पेस है, कहाँ से पता चलेगा? नेशनल इनकम से, कि लास्ट ईयर कितनी थी, अब कितनी है, परसेंटेज चेंज कितना आया है। लास्ट 5 years and 10 years में हम जीडीपी की ग्रोथ रेट काउंट कर लेते हैं, वी गेट टू नो अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेस। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे हमने बोला हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारे पास। लेकिन इकोनॉमी में जनरली हम 3 सेक्टर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी हम एग्रीकल्चर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी में, सेकेंडरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाती है, लाइट सर्विसेज आ जाती हैं, एंड टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आता है। अब कितना कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर कर रहा है हमारी नेशनल इनकम में, वी गेट टू नो अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ अ कंट्री। अब यहां से पता चलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, प्राइमरी ने, सेकेंडरी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, एंड टर्शरी मींस सर्विस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, नो डाउट उसकी डेवलपमेंट के लिए भी
हमें काम थोड़ा कम करना पड़ता है, जिसकी हमारा कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कम होगा, उसके लिए व्हाट विल गो विद डेवलपमेंट प्लानिंग। तो कहाँ पे कौन सा सेक्टर लैकिंग है, कहाँ पे ग्रोथ रेट कम है, वी नीड प्लानिंग फॉर सेम, जो कहाँ से पता चलेगा, नेशनल इनकम से। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द सेविंग्स, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी या कंट्री। देश में हमारी सेविंग कितनी हो रही है, कंजम्पशन कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, नेशनल इनकम से वी गेट टू नो अबाउट द सेम। और इससे हमारे ये बेनिफिट होता है कि सेविंग के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई न्यू प्लान्स लेकर आती है सेविंग इंक्रीज करने के लिए, जब उसे लगता है कि सेविंग कम है, कंजम्पशन कम है, तो उसे इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज भी दे रही है, जैसे एलपीजी के ऊपर दे रही है। इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स में डिडक्शंस देती है, एग्जम्पशंस देती है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेविंग, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट हमें नेशनल इनकम से पता चलता है, जिससे गवर्नमेंट प्लानिंग में हेल्प मिलती है। सो फैक्टर इनकम, जैसे अभी हमने बोला, नेशनल इनकम इज सम ऑफ टोटल ऑफ नेशनल फैक्टर इनकम्स। तो फैक्टर इनकम्स है क्या? इट इंक्लूड मॉनेटरी पेमेंट मेड टू द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द फर्म फॉर द फैक्टर सर्विसेज यूज्ड। अब फर्म ने कोई भी फैक्टर्स जो हैं उनकी सर्विसेज ली, तो उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी पेमेंट तो करेगा ना उसके रिटर्न में। तो जो वो रिटर्न में उन्हें पे कर रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, उस चीज को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम। एंड दीज आर रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, वेजेस फॉर लेबर एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स जैसे मैंने बताया, बिजनेसमैन हु टेक्स द रिस्क, ठीक है, वो पर्सन जो रिस्क टेकिंग अथॉरिटी है, रिस्क लेता है इन्वेस्टमेंट का। ट्रांसफर इनकम्स, जैसे पहले बोला हमने, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करते हैं हम। ट्रांसफर इनकम कोई भी हेल्प है, कोई डोनेशन है, चैरिटी है, ये अनअर्न्ड इनकम का पार्ट होगी, ये फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जैसे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेबर के लिए वेजेस या सैलरीज, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम्स होती हैं। अब हमने नेशनल इनकम की मीनिंग में एक चीज की है, नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट जो भी अर्न कर रहा है इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या देश के बाहर, तो उसको हम नेशनल इनकम में लेंगे। लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट है कौन? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूड citizens and institutions normally residing in a country with economic interest। सिटीजन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंक्स हैं, कोई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो देश के अंदर रह रहे हैं, देश की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की बाउंड्री लाइन सभी को पता है, उसके अंदर वो रह रहे हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां से है, मीन्स के इनकम भी वहीं से कोई ना कोई जनरेट कर रहे हैं, उसका घर वहां पे है, उसकी फैमिली वहां पे है, कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका है। With this, citizens of other nations who live in the country for more than 1 year with some economic interest। अब बाहर से कोई फॉरेनर आ जाता है, लेकिन देश में 1 साल वो रहा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे जनरेट हो गया, उसने यहीं पे घर ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जब वो क्या करेंगे, हमारे देश में कम से कम 1 साल के लिए, 1 से ज्यादा साल के लिए रहना शुरू कर देंगे। Citizens of the country working in international organizations or embassies in their own country। अगर हमारे इंडियन सिटीजन कोई भी बाहर की एम्बेसी है, जैसे हम बोल देते हैं पाकिस्तान की एम्बेसी है, श्रीलंका की एम्बेसी है हमारे देश में, अमेरिकन एम्बेसी है, उसमें अगर वो काम कर रहे हैं इंडियन सिटीजन, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है। एंड सिटीजन ऑफ अ कंट्री लिविंग अब्रोड, देश के जो सिटीजन हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से लेकिन कम, 1 साल में 365 डेज होते हैं, तो 365 के 365 डेज नहीं रह रहे बाहर। विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन होम कंट्री, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेसमैन, बिजनेस उसने स्टैब्लिश किया इंडिया में, लेकिन बिकॉज ऑफ बिजनेस कंसर्न उसे देश के बाहर जाना पड़ता है फॉर 2 months, 3 months, 4 months, 6 months वो बाहर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, वहां बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जाता है, कुछ परचेजिंग के सिलसिले में जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में जाता है, ही स्टेज देयर फॉर फ्यू मंथ्स बट लेस देन अ ईयर। उसका बिजनेस तो इंडिया में है, अर्निंग भी इंडिया में होगी, प्रॉफिट भी इंडिया में होगा, प्रोडक्शन भी इंडिया में कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका कहाँ पे है, इंडिया में है। सो ही इज नॉर्मल रेजिडेंट जब वो 1 साल से कम इंडिया से बाहर आ रहा है। अब नॉन रेजिडेंट कौन होंगे? नॉर्मल रेजिडेंट तो वो थे
देश में रह रहे हैं, अगर देश के बाहर हैं तो 1 साल से कम होंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका देश में होना चाहिए। हाँ, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन सिटीजन काम कर रहा है तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन नॉन रेजिडेंट वो तब होगा पर्सन विच आर नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट, जो ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नॉन रेजिडेंट होगा। जैसे फॉरेनर विजिटर, बाहर से कोई आया इंडिया, फॉरेनर है, जैसे अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, हॉलीडे के लिए आया है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया है, स्टडी के लिए आया है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया है, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आया है या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, तो वो हमारा नॉन रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, शिप्स इधर से उधर जाती हैं, एरोप्लेन्स इधर से उधर जाते हैं। अब फॉरेन वेसल जो होगी, कमर्शियल ट्रैवलर्स जो होते हैं, सीजनल वर्कर ऑफ द कंट्री, जो कुछ डे के लिए, कुछ महीनों के लिए यहाँ पे आए लेकिन फिर से वापस चले गए, ये कौन होंगे? नॉन रेजिडेंट। फॉरेनर्स हु आर एम्प्लॉयज ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस एंड विजिटिंग कंट्री टू इंस्टॉल मशीनरी इन दीज एंटरप्राइजेस। अब फॉरेनर्स हैं, से अमेरिकन कंपनी को इंडिया में अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश कर रही है, अपनी मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका से ही उसने अपनी वहां की कंपनी से बंदे बुलवाए, तो यहाँ पे वो मशीनरी इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं अगर वो देश में 1 साल से कम रह रहे हैं। अब नेशनल इनकम में हम किस चीज को ध्यान में रखेंगे? नॉमिनल रेजिडेंट को एंड इनकम अर्न्ड बाय देम। नेशनल इनकम इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम डज नॉट कंसीडर इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में हमने डोमेस्टिक या नेशनल की बात की, अब डोमेस्टिक क्या है, नेशनल क्या है? लेट्स गो विद द डिफरेंस। Domestic income implies the income accrued to both residents and non-resident within geographical boundaries of the country. देश की जो geographical boundaries है, इंडिया की geographical boundaries, we are aware of the same, जो हम political map से देखते हैं। उस बाउंड्री के अंदर चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, उसे जो भी इनकम मिल रही है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अगर कोई फॉरेनर आया इंडिया में, उसने कुछ काम किया, उससे कोई अर्निंग हुई, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। लेकिन नेशनल इनकम में क्या आएगा? नेशनल इनकम इज डिस्क्राइब्ड एज द इनकम अक्रूड टू ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट इज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। देश के कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जैसे अभी हमने नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन की, वो चाहे देश के अंदर काम कर रहे हैं, देश के बाहर काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, जो भी अर्निंग उनकी हो रही है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन विद इन द कंट्री। व्हाट डज मैटर? अब डोमेस्टिक इनकम में हु हैज जनरेटेड इनकम, ये मैटर नहीं करता, कौन है, पर्सन मैटर नहीं करता, सिर्फ इनकम मैटर करती है। देश के अंदर जो भी इनकम हो रही है, कोई भी बंदा अर्न कर रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन वेयर द इनकम इज जनरेटेड, नेशनल इनकम में वो चीज नहीं देखी जाती कि देश के अंदर हो रही है, देश के बाहर हो रही है। यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? पर्सन। वो कौन होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। अगर वो रेजिडेंट है, चाहे देश के अंदर काम करे, देश के बाहर काम करे, इट डजेंट मैटर, उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट की जाएगी। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में क्या करेंगे हम? देश के अंदर जो है, चाहे वो रेजिडेंट हैं चाहे नॉन रेजिडेंट हैं, उनकी जो भी इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी। नाउ रिप्रेजेंटेड एज, अब नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सभी फैक्टर इनकम्स को टोटल कर लेते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन जब डोमेस्टिक की बात करेंगे तो विद इन टेरिटरी जो नेशनल इनकम, जो फैक्टर इनकम हो रही है, उसे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। टेरिटरी की बात क्लियर हो गई आपको, बाउंड्री लाइन के विद इन होगा तो डोमेस्टिक इनकम है, बाउंड्री लाइन से बाहर होगा या विद इन है तो नेशनल इनकम है, नेशनल कंसेप्ट होता है। अब एक टॉपिक आता है नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो अब्रॉड से कोई इनकम आ रही है तो किसका पार्ट बनेगी? डोमेस्टिक का नहीं, वो नेशनल का पार्ट बनेगी। डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया जो है इनकम, उसी को ध्यान में रखेंगे। अब डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव फ्यू फॉर्मूलाज। डोमेस्टिक इनकम, अब डोमेस्टिक इनकम को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर इनकम्स को लेंगे, रेंट को ले लिया, वेजेस को ले लिया, इंटरेस्ट को ले लिया। मिक्स्ड इनकम है, अगर कोई बंदा
कुछ लैंड भी ओन कर रहा है, कैपिटल भी ओन कर रहा है, तो उसे रेंट भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, दोनों चीजें आ गई। या लेबर का काम कर रहा है प्लस वो कोई लैंड भी उसने रेंट पे दिया हुआ है, तो दोनों चीजें आ गई हमारी साथ में। मिक्स्ड इनकम इसको बोलेंगे। प्रॉफिट, टैक्स प्लस डिविडेंड जो भी होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो हैं वो भी आएंगे, सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, ये सभी चीजें हमारी डोमेस्टिक इनकम में आती हैं। अब डोमेस्टिक इनकम को हम सिंपली बोल सकते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स जो प्रॉफिट अर्न किया प्लस मिक्स्ड इनकम जो सभी में से हमें ऊपर हो रखी है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। लेकिन अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये चीज इंक्लूड कर देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से कोई भी इनकम हमने अर्न की है या कोई फैक्टर इनकम हमने पे की है बाहर के किसी पर्सन को। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड ब्रिटेन, बाहर से कोई पर्सन हमारे पास आता है, वो यहाँ पे काम करता है, उसे जो इनकम हम पे कर रहे हैं दैट इज फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अब जो पर्सन इंडिया से बाहर गया है वहां पे जो इनकम अर्न कर रहा है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गई। मीन्स कि इंडियंस ने जो बाहर कमाया और जो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट को हमने पे किया, उन दोनों को माइनस कर लोगे तो हमारा नेट ऑप्शन आ जाती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। अब इसको अगर हम ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। मीन्स अगर आपको नेशनल इनकम काउंट करनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करोगे और उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ऐड ऑन कर दोगे। नाउ जीडीपी वर्सेस जीएनपी, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब सबसे पहले मीनिंग की बात आती है। Domestic income implies the income accrued to both residents and non-resident within the geographical boundaries of the country. देश की जोग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी इनकम अर्न की जा रही है, किसी भी पर्सन के थ्रू अर्न की जा रही है, वो डोमेस्टिक इनकम आ जाती है हमारी। और नेशनल इनकम में क्या आता है? नेशनल इनकम इज डिस्क्राइब्ड एज इनकम अक्रूड टू ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन विद इन एंड आउटसाइड द बाउंड्री। अब डोमेस्टिक इनकम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्रीज बाउंड्री। लेकिन नेशनल इनकम में क्या लेंगे? प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द एंटरप्राइज ओन्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब जीडीपी में हम लोकेशन लेते हैं, लोकेशन का ध्यान रखेंगे कि वो बाउंड्री हो देश की, उसी के अंदर हो। लेकिन नेशनल इनकम में हम बाउंड्री नहीं, सिटीजनशिप का ध्यान में रखेंगे कि हमारे इंडियन रेजिडेंट कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी इनकम अर्न कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज कैलकुलेशन। अब डोमेस्टिक इनकम हमें कैलकुलेट करनी है तो जीडीपी में क्या इंक्लूड करेंगे? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। लेकिन जब नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे तो क्या करेंगे? जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे। मींस डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेस करोगे। मींस जो भी फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज हमने इधर इनकम रिसीव की है या फैक्टर पेमेंट दी है, दोनों का डिफरेंस अगर हम माइनस कर देंगे डोमेस्टिक में से तो वो नेशनल इफेक्ट आ जाएगा। ऑन विच स्केल प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड? अगर डोमेस्टिक की बात करेंगे तो नो डाउट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो क्या है? लोकल स्केल। नेशनल में इंटरनेशनल स्केल, बिकॉज हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ध्यान में रख रहे हैं इसमें। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान रखेंगे, नेशनल में क्या करेंगे? इंडियन जो भी हैं जहां भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी। आउटलाइंस क्या है? डोमेस्टिक इकोनॉमी देश की जो है उसकी स्ट्रेंथ हमें डोमेस्टिक इनकम से पता चलती है, लेकिन हमारे जो रेजिडेंट हैं हमारी इकोनॉमी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाउ वी गेट टू नो अबाउट द सेम फ्रॉम द नेशनल इनकम कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ग्रोस वर्सेस नेट कंसेप्ट। आई होप डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। डोमेस्टिक और नेट में एक ही डिफरेंस है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब डोमेस्टिक से हम नेशनल में जाएंगे, नेट फैक्टर इनकम को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अब ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है? नेट नेशनल इनकम इज ग्रोस नेशनल इनकम लेस डेप्रिसिएशन। जब अब ग्रोस से नेट जाएंगे
तो ग्रोस ऑलरेडी इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट पार्ट को भी ध्यान में रखता है ग्रोस। तो ग्रोस से अगर नेट जाना है तो सिर्फ एक चीज को माइनस करना है, डेप्रिसिएशन, वही डिफरेंस है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन, या नेट नेशनल इनकम क्या होगी, ग्रोस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यही है मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट। जब भी आपने नेट से ग्रोस जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। ग्रोस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, नेट इज अ नैरो कंसेप्ट। और अगर ग्रोस से नेट आना है तो माइनस करना पड़ेगा। जीएनपी, जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी तो एन निकल आया। ये आपको क्लियर, ये चीज रट लो आप बस। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो यू विल गेट टू नो कि नेट एक्चुअली हमारा कितना है। थैंक यू।